सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटी का अगला टॉपिक, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। ये जो हम लोग का पार्ट 5 था, यूनियन एग्जीक्यूटिव यानी कि संघ कार्यपालिका, इसमें आर्टिकल 52 से 78 तक का जिक्र है और इसमें हम लोग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पढ़ चुके थे। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। याद रखिएगा, महान्यायवादी जो होता है उसका जिक्र भी पार्ट 5 में ही है, यानी कि महान्यायवादी भी हमारे यूनियन एग्जीक्यूटिव यानी कि संघ कार्यपालिका का ही एक हिस्सा है। इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जिस वीडियो में महान्यायवादी, महाधिवक्ता और कैग के बारे में पढ़ेंगे। ये तीनों ये संवैधानिक पोस्ट है और इस पोस्ट के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो महान्यायवादी, कैग और महाधिवक्ता, इस तीन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। देखिए, कुछ चीज़ ऐसी होगी जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। जैसे मंत्री परिषद तो पढ़ रहे हैं, इसके साथ साथ हम लोग को मंत्रिमंडलीय समिति या मंत्री परिषद की मंत्रिमंडलीय समिति पढ़ना एक ज़रूरी है। कुछ समिति होती है जो मंत्रिमंडल से रिलेटेड होती है और कुछ समिति होती है, जब हम लोग पार्लियामेंट पढ़ेंगे, पार्लियामेंट के 3 पार्ट हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो पार्लियामेंट ख़त्म करने के बाद, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट ख़त्म करने के बाद हम लोग आएंगे संसदीय समिति यानी कि एक तो मंत्रिमंडलीय समिति हम लोग पढ़ लिए और एक संसदीय समिति, तो दोनों में अंतर है। ये जो पार्लियामेंट है वो हमारा क्या है, लेजिस्लेटिव है, यानी कि विधायिका है। पार्लियामेंट यानी कि संसद हमारी विधायिका है, यानी कि ये संसद कानून बनाती है, कानून बनाने का काम करती है। लेकिन ये जो प्रधानमंत्री है या मंत्री परिषद है, ये हमारा एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका है, यानी कि जो कानून विधायिका ने बनाया उस कानून को देश में कैसे लागू करेंगे, वो कार्य है हमारा एग्जीक्यूटिव का। तो हम लोग संघ कार्यपालिका पढ़ रहे हैं। जिस प्रकार संघ में कार्यपालिका है, उसी तरह राज्य में भी कार्यपालिका है, जिसमें हम लोग राज्य की मंत्री परिषद पढ़ेंगे और राज्य में मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। राज्य में भी एक लेजिस्लेटिव है जो कानून बनाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं राज्य विधान मंडल, वो बाद में पढ़ेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। प्रधानमंत्री का बात करें तो आर्टिकल 74 में किसका जिक्र है? प्रधानमंत्री जो है वो मंत्री परिषद का प्रमुख होता है, हेड होता है। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रमुख होता है तथा मंत्री परिषद की सलाह पर काम करता है। प्रधानमंत्री कोई भी काम करेगा तो उसमें मंत्री परिषद की सलाह होती है। मंत्री परिषद कुछ परामर्श देते हैं, कुछ सलाह देते हैं, जिसके बेसिस पे प्रधानमंत्री अपना काम करता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी कि संसदीय व्यवस्था भारत कहाँ से लिया है, आपको कमेंट करके बताना है। संसदीय व्यवस्था भारत जो है वो ब्रिटेन से लिया है। ठीक है, तो भारत की जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वहाँ पर 2 चीज़ पढ़िएगा, एक तो प्रेसिडेंट के बारे में पढ़िएगा, एक प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़िएगा। ठीक है, तो देखिए, प्रेसिडेंट जो होता है इसको हम लोग संवैधानिक प्रमुख बोलते हैं। संविधान एक प्रमुख बना के रखा हुआ है, कोई भी काम होगा तो वो राष्ट्रपति के नाम पर होगा। राष्ट्रपति के नाम पर ही कोई भी कानून बनता है, कोई भी काम होता है देश में, यानी कि ये कहीं ना कहीं देश में संवैधानिक प्रमुख है। हमारे देश का प्रथम नागरिक है, पहला नागरिक है, फर्स्ट सिटीजन। लेकिन इसे सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी प्रदान की गई है, यानी कि ये एक नाम मात्र का प्रमुख है, एक औपचारिक प्रमुख है। इसे सेरिमोनियल हेड भी कहा जाता है, यानी कि ये जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ द स्टेट है, राज्य का प्रमुख है। जबकि प्रधानमंत्री को बात करें तो ये नॉमिनल एग्जीक्यूटिव नहीं है, ये रियल एग्जीक्यूटिव है, यानी कि वास्तविक प्रमुख है। ये कोई नाम मात्र का प्रमुख नहीं है, प्रधानमंत्री देश का वास्तविक प्रमुख है। राष्ट्रपति तो एक मूर्ति की तरह है, यानी कि कोई भी काम होगा, राष्ट्रपति की पुनर्विचार की शक्ति भी अनलिमिटेड है। एक बार वो किसी भी विधेयक को लौटा सकता है, दूसरी बार उसको उस विधेयक पर सहमति देनी ही होगी। यानी कि ये एक नाम मात्र का प्रमुख है, औपचारिक प्रमुख है, जिसे संविधान ने प्रमुख बनाया है, इसीलिए ये संवैधानिक प्रमुख है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर एक
वास्तविक प्रमुख है, ये सारा काम यही करता है, ये एक रियल एग्जीक्यूटिव है। और याद रखिए 2 प्रश्न में लोगों को हमेशा अंतर होता है, हमेशा दिक्कत होता है। पहला हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि राज्य का प्रमुख यानी कि देश का प्रमुख और सरकार का प्रमुख। राज्य का प्रमुख की बात करें हेड ऑफ द स्टेट तो इसका आंसर होगा प्रेसिडेंट, लेकिन सरकार का प्रमुख का बात करें हेड ऑफ द गवर्नमेंट, यहाँ पर हमारा आंसर होगा प्राइम मिनिस्टर। और ये प्राइम मिनिस्टर जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है। आर्टिकल 74 हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आते हैं आर्टिकल 75 में। आर्टिकल 75 क्या होता है, क्या बोलता है अनुच्छेद 75 कि राष्ट्रपति जो होगा वो लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। यानी कि जो भी बहुमत दल का नेता होगा राष्ट्रपति उसी को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। इफ नो पार्टी गेट्स ए क्लियर मेजोरिटी, अगर किसी भी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है तो द प्रेसिडेंट में एक्सरसाइज द पर्सनल डिस्क्रिशन, यानी कि राष्ट्रपति स्वयं की विवेकी शक्ति का प्रयोग करके प्रेसिडेंट को अपॉइंट करता है। यानी कि अगर मान लीजिए 2 पार्टी ऐसी है जिसके पास पूर्ण बहुमत नहीं है, यानी कि पूर्ण बहुमत क्या होता है 50% से 1 सीट ज़्यादा, जितनी टोटल सीटें हैं चाहे वो लोकसभा हो राज्यसभा हो कोई भी हो। लोकसभा में बात करते हैं तो जितनी भी सीटें होती हैं उन सीटों का अगर कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत नहीं लाया है तो राष्ट्रपति के पास ये पावर होता है कि वो कम वोट लाने वाले व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री बनने का निमंत्रण दे सकता है। कह सकता है कि भाई तुम अपनी सरकार बनाओ। अगर कम वोट लाने वाला इंसान मेजोरिटी दर्शा दे तो उसे ही हम लोग प्रधानमंत्री नियुक्त कर लेते हैं। और ये पावर किस में होती है, ये पावर होती है राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति की डिस्क्रिशन पर्सनल डिस्क्रिशन है, डिस्क्रिशनरी पावर है, विवेकी शक्ति है कि वो प्रधानमंत्री को अपॉइंट करे, नियुक्त करे। इस शक्ति का प्रयोग सर्वप्रथम 1979 में नीलम संजीव रेड्डी द्वारा किया गया था। यानी कि उस समय राष्ट्रपति कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी, जब वे चौधरी चरण सिंह को जनता पार्टी सरकार के गिरने के बाद प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। जनता पार्टी की सरकार में उस समय मोरारजी देसाई थे प्राइम मिनिस्टर, लेकिन जनता पार्टी की सरकार गिर गई तो इससे कम वोट लाने वाले कौन थे, चौधरी चरण सिंह को नियुक्त किया था इन्होंने प्रधानमंत्री। नीलम संजीव रेड्डी ने कहा था कि आप बहुमत साबित कीजिए, तो ये राष्ट्रपति ने अपनी विवेक की शक्ति दिखाई। यदि प्रधानमंत्री की आकस्मिक मृत्यु हो जाए, मान लीजिए प्रधानमंत्री की अचानक से डेथ हो जाए, तो पुनः यह राष्ट्रपति के विवेकाधिकार पर निर्भर करता है कि वह किसे पीएम नियुक्त करे। ये तो सरकार गिरने में तो हम बताएं कि जनता पार्टी की सरकार गिर गई, वो बहुमत अपना साबित नहीं कर पाई, लेकिन अगर पीएम की मृत्यु भी हो जाती है तो फिर से राष्ट्रपति के पास ये पावर हो जाता है कि वो किसको पीएम नियुक्त करे। ठीक है, किसको पीएम नियुक्त करे। और इसका एग्जाम्पल हम देते हैं। देखिए 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाने पर तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे, ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह ने कहा अगला पीएम इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी को बनना चाहिए। इन्होंने कहा और इन्होंने नियुक्त भी किया। यानी कि कहीं ना कहीं ये राष्ट्रपति के स्वविवेक पर निर्भर करता है कि वो किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करे प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाने के बाद। अब देखिए लोकसभा को हम लोग क्या बोलते हैं, निम्न सदन लोअर हाउस, और राज्यसभा को क्या बोलते हैं, उच्च सदन अपर हाउस। एक और प्रश्न पूछता है फर्स्ट हाउस किसको बोलते हैं, फर्स्ट हाउस। याद रखिएगा यहाँ पर राज्यसभा को फर्स्ट हाउस नहीं बोलते हैं। ये भले ही अपर सदन है, उच्च सदन है, लेकिन इसे पहला सदन नहीं बोलते हैं, इसे सेकंड हाउस बोलते हैं, सेकंड हाउस। जबकि लोकसभा को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट हाउस। तो याद रखिए ऐसा प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है जहाँ पर आप गलतियाँ कर सकते हैं, और हम हैं ना खड़े आपके लिए, आपको गलतियाँ नहीं करने देंगे एग्जाम में। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री और मंत्री। प्रधानमंत्री को बोलते हैं पीएम प्राइम मिनिस्टर, और मंत्री को बोलते हैं मिनिस्टर। प्रधानमंत्री और मंत्री बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है वो समझते हैं। यह लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि वो लोकसभा का सदस्य हो, या जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री लोकसभा का ही सदस्य हो। राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है। एग्जाम्पल में आपके पास इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, एक और थे IK गुजराल, शायद ये भी थे। ये ऐसे व्यक्ति थे जो राज्यसभा के सदस्य थे लेकिन भारत के प्रधानमंत्री पद पर
नियुक्त हुए। तो इसको भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं। तो यहाँ एक चीज़ और है, ब्रिटेन में पीएम को केवल निचला सदन यानी कि हाउस ऑफ कॉमन का सदस्य ही बन सकता है। यानी कि जैसे ब्रिटेन अगर भारत में होती तो भारत में केवल लोकसभा का मेंबर ही प्रधानमंत्री बन सकता था, लेकिन ब्रिटेन का ये नियम है, ये भारत में लागू नहीं हुआ। भारत में ये नियम है कि चाहे वो लोकसभा का मेंबर हो, चाहे वो राज्यसभा का मेंबर हो, वो पीएम नियुक्त हो सकता है अगर उसने बहुमत साबित कर दी। ठीक है, आगे बात करते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट का निर्णय 1980 में आया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या था उसको देख लेते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट का निर्णय 1980 में आया था। इसने क्या कहा कि पहले राष्ट्रपति पीएम को नियुक्त करेंगे तथा नियुक्ति के पश्चात उन्हें बहुमत सिद्ध करने को कहा जाएगा। एग्जाम्पल में अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में क्या हुआ था, राष्ट्रपति ने इन्हें पहले पीएम नियुक्त किया, पीएम बन गए। अब पीएम बनने के बाद इनके पास कुछ टाइम है, इतना टाइम में इनको अपना बहुमत सिद्ध करना है, फिर दिखाना है, शो करना है कि हाँ मैं बहुमत अपना साबित कर रहा हूँ। ठीक है, लोगों को जाएंगे पटाएंगे कि भाई मेरे पार्टी में रहो, मुझसे मिल लाओ, मिली जुली सरकार बना लो, ठीक है, गठबंधन कर लो ताकि मैं अपना बहुमत साबित कर सकूं। तो ये होता है मिली जुली सरकार। लेकिन उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, वो क्या कहता है, इसी को थोड़ा सा सपोर्ट किया। ये क्या बोला, अगर पीएम नियुक्त होने वाला लोकसभा या राज्यसभा में से किसी भी सदन का सदस्य न हो, मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है, समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री और मंत्री बनने के लिए या लोकसभा या किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि वो ना तो लोकसभा का मेंबर हो ना ही राज्यसभा का मेंबर हो, दोनों का मेंबर नहीं हो, फिर भी उसको पीएम नियुक्त किया जा सकता है, मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। इसका क्या कंडीशन देखिए, पीएम नियुक्त होने वाला लोकसभा या राज्यसभा में से किसी भी सदन का सदस्य ना हो तो उसको क्या करना पड़ेगा, वो 6 महीना तक पीएम बना रह सकता है और 6 महीने के भीतर उसको किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, सदस्यता हासिल करनी होगी, सदस्यता हासिल करनी होगी। ये चीज़ आपको याद है। अच्छा, ऐसा झारखंड में भी होता है, ऐसा स्टेट में भी होता है। इसको देखिए, झारखंड में क्या हुआ था, एक बार शिबू सोरेन की सरकार इसी तरह बन गई थी, शिबू सोरेन की सरकार। और शिबू सोरेन की सरकार जो है वो झारखंड में राजा पीटर से हार गई थी, राजा पीटर से हार गई थी। तो उनकी सरकार गिर गई थी। 6 महीने के भीतर वो क्या बोलते हैं, चाहे तो विधानसभा हो या विधानसभा की सदस्यता हासिल नहीं कर पाए थे। जिस जगह से वो सीट लड़ रहे थे वहाँ से हार गए थे। तो ऐसा यहाँ भी होता है, सेंटर में भी होता है और राज्य में भी होता है कि चाहे वो लोकसभा का सदस्य ना हो या राज्यसभा का सदस्य ना हो, फिर भी वो पीएम नियुक्त हो सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, 6 महीने के अंदर उनको किसी भी सदन हो, चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो, उनको सदस्यता हासिल करनी होगी, वरना 6 महीने के बाद उनका गद्दी हट जाएगा, गद्दी से उनको छीन लिया जाएगा। अगला बात करते हैं शपथ। प्रधानमंत्री के शपथ के बारे में जानते हैं क्या है। कोई भी शपथ हो तो वो 3री अनुसूची में उसका वर्णन होता है, 3rd अनुसूची। अच्छा, इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक भी आपको बता देते हैं। ट्रिक है इसका 3री कसम। एक मूवी था 3री कसम, पुराना मूवी, बहुत पुराना मूवी है 3री कसम। यानी कि इस मूवी से आप लोग याद रख सकते हैं कि 3री अनुसूची में आपको कसम खिलाया जाएगा, शपथ दिलाया जाएगा। तो शपथ का जिक्र कहाँ पर है, 3री अनुसूची में। टोटल 12 अनुसूची है, उसमें से 3री अनुसूची में कसम का जिक्र है। 3री कसम से आप लोग याद रख सकते हैं। तो प्रधानमंत्री को किस चीज़ का शपथ दिलाया जाता है और कौन शपथ दिलाता है? प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। याद रखिएगा, पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा, ये भी आपको याद रखना है। और केंद्रीय मंत्रियों के लिए ये गोपनीयता होती है, गोपनीयता होती है। टर्म का बात करें, कार्यकाल कितने साल तक का कार्यकाल होता है, तो याद देखिएगा, प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। लोकसभा का कार्यकाल निश्चित होता है 5 वर्ष। प्रधानमंत्री का कोई कार्यकाल फिक्स नहीं होता है, प्रधानमंत्री का टेन्योर फिक्स नहीं होता है। यही प्रश्न पूछता है एग्जाम में, प्रधानमंत्री का कार्यकाल क्या होता है, फिक्स नहीं है। जब तक वो अपना बहुमत साबित कर रहा है तब तक वो प्रधानमंत्री है। जिस दिन उसका बहुमत गिर गया उस दिन वो प्रधानमंत्री के पद से हट गया। लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष
लोकसभा कार्यकाल होता है 5 वर्ष, यानी कि प्रधानमंत्री कोई भी रहे, गद्दी पर हम बैठे चाहे मुन्ना, मेरा कार्यकाल तो 5 वर्ष का ही रहेगा, यानी कि ये लोकसभा का कहना है। अगला देखिए, पीएम होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट। ये बड़ा ही हास्यप्रद सेंटेंस है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता नहीं। ये है ऐसा राष्ट्रपति को खुश करने के लिए कहा गया वर्ड है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तो नहीं रहता है। लेकिन आपको एग्जाम में आंसर यही मारना है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या वो मंत्री हो, कोई भी मंत्री हो, प्रधानमंत्री या मंत्री, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है, यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहे पद पर रहता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है, जब तक वो अपना बहुमत साबित करता रहेगा तब तक वो पद पर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब तक प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत है तब तक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को उसके पद से नहीं हटा सकता। तो काहे लिख दिए हो भाई राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, थोड़ा सा प्रेसिडेंट को खुश करने के लिए। आगे बात करते हैं, यदि प्रधानमंत्री के पास विश्वास मत नहीं है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा। विश्वास मत यानी कि बहुमत। अगर प्रधानमंत्री के पास विश्वास मत नहीं है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा। और एक बार प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया तो याद रखिएगा पूरी मंत्री परिषद को, पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को त्यागपत्र देना पड़ता है। ये भी आपको याद रखना, यानी कि प्रधानमंत्री ही सर्वे सर्वा है, सब कुछ है। प्रधानमंत्री नहीं तो मंत्री परिषद भी नहीं। आगे बात करते हैं, सैलरी की बात करते हैं। प्रधानमंत्री एक एमपी यानी कि एक सांसद की तरह सैलरी और अलावेंसेस पाता है। जिस प्रकार एक सांसद को सैलरी मिलता है, एक सांसद को जो सैलरी प्राप्त होती है, वही सैलरी भारत के प्रधानमंत्री को भी प्राप्त होती है। इसकी सैलरी समय समय पर संसद पार्लियामेंट द्वारा तय की जाती है। पार्लियामेंट को मन होगा तो वो अपने प्रधानमंत्री की सैलरी या अपने सांसद की सैलरी को बढ़ा सकता है, और सांसद की अगर ये इच्छा होगी कि इसकी अलावेंसेस बढ़ा दे तो वो अलावेंसेस भी बढ़ा सकते हैं, भत्ते भी बढ़ा सकते हैं। त्यागपत्र की बात करें तो जो नियुक्ति करता है भाई, आप त्यागपत्र जनरली उसी को दीजिएगा। राष्ट्रपति के केस में ये नहीं होता है। राष्ट्रपति की नियुक्ति, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को, तो ये उल्टा है। लेकिन प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति और ये अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देता है। यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है या त्यागपत्र दे देता है तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री कहीं से भी खत्म हुआ तो पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर खत्म हो जाएगा, संपूर्ण मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, यानी कि पूरा का पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर राष्ट्रपति के आगे सरेंडर बोल देगा। आगे बात करते हैं, पीएम के कुछ कार्य और शक्तियों का वर्णन करते हैं। पीएम का कार्य देखिए 4 रिस्पेक्ट में पढ़ना है। पहला, संसद के रिस्पेक्ट में, मंत्री परिषद के रिस्पेक्ट में, राष्ट्रपति के रिस्पेक्ट में, और अन्य शक्तियां भी हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे मंत्री परिषद के रिस्पेक्ट में, संसद के संबंध में, राष्ट्रपति के संबंध में, ऐसे कर करके एक एक करके सबका पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं शक्तियां। सबसे पहले देखते हैं मंत्री परिषद के संबंध में पीएम की शक्तियां क्या हैं, तो देख लेते हैं। जो पढ़े हैं उसी को एक एक करके हम लोग बस रिवीजन कर लेते हैं। आर्टिकल 74 के अनुसार प्रधानमंत्री जो होता है वो मंत्री परिषद का मुखिया होता है, हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है। यानी कि जो भी मंत्री परिषद होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, उसका हेड कौन होगा, मुखिया कौन होगा, आर्टिकल 74 के अनुसार प्रधानमंत्री होगा। तो ये पहला इसका काम हो गया। दूसरा, राष्ट्रपति केवल उसी व्यक्ति को मिनिस्टर यानी कि मंत्री अपॉइंट करता है जिसका सुझाव प्रधानमंत्री द्वारा दिया जाता है। यानी कि मान लीजिए अगर 100 आदमी, 1000 आदमी हैं, 1000 आदमी तो होगा नहीं, सॉरी, 100 आदमी हैं और हमको मंत्री बनाना है 20, एक व्यक्ति को आपने पीएम चुन लिया है। राष्ट्रपति क्या करेगा? प्रेसिडेंट सबसे पहले एक व्यक्ति को पीएम चुनेगा। क्यों? क्योंकि पीएम ही बताएगा कि 100 आदमी में से किस 20 आदमी को हम लोग मंत्री चुने। यानी कि अगर राष्ट्रपति को मंत्रियों को चुनना है तो पीएम की हेल्प लेगा। इसीलिए वो सबसे पहले क्या करता है भाई, एक आदमी को चुन लो, पीएम को, वही बता देगा कि किसको किसको चुनना है। तो राष्ट्रपति केवल उसी व्यक्ति को मिनिस्टर यानी कि मंत्री नियुक्त करेगा जिसका सुझाव प्रधानमंत्री द्वारा दिया जाता है, जो पीएम देगा। पीएम जो है वही एलोकेट करता है वेरियस पोर्टफोलियो, कार्यों का बंटवारा करता है। यानी कि पीएम ही डिसाइड करता है कि किसको गृह विभाग मिलेगा, गृह मंत्रालय, किस व्यक्ति को रक्षा मंत्रालय, किस व्यक्ति को वित्त मंत्रालय, किस व्यक्ति को उड्डयन मंत्रालय,
किस व्यक्ति को सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय है। इस टाइप का जो मंत्रालय अगर एलोकेट करना है, पोर्टफोलियो वगैरह अगर अलॉट करना है, तो ये काम भी पीएम का है, पीएम का ही काम है। पीएम रीसफल्स द पोर्टफोलियो, ऐसा हो सकता है कि गृह विभाग किसी को मिला है और रक्षा विभाग किसी को मिला है। ए को मिला है गृह विभाग और बी को मिला है रक्षा विभाग। पीएम क्या करेगा, बोलेगा बी तुम जाओ उसमें, ए तुम इसमें आ जाओ, यानी कि वो रीसफल कर सकता है, एक दूसरे का विभाग को चेंज कर सकता है। ठीक है, किसको कौन सा विभाग देना है ये हमेशा डिपेंड करता है पीएम पर। आगे बात करते हैं, यानी कि पीएम किसी मंत्री को रिजाइन करने के लिए कह सकता है। पीएम बोल सकता है कि भाई, पीएम किसी को सांसद के पद से नहीं हटा सकता, ये उसका पावर नहीं है, लेकिन जिस सांसद को उसने मंत्री बनाया है उसको मंत्री के पद से इस्तीफा दिलवा के वो फिर से उसको सांसद बना सकता है। यानी कि सांसद तो वो हमेशा है, लेकिन सांसद के अलावा वो मंत्री भी है। तो पीएम क्या करेगा, उस मंत्री को बोलेगा भाई अपने मंत्री पद से इस्तीफा दीजिए, आप सही काम नहीं कर रहे हैं। तो पीएम किसी भी मंत्री को रिजाइन करने के लिए कह सकता है। या पीएम क्या करेगा, राष्ट्रपति को सुझाव देगा कि मंत्री रिजाइन नहीं कर रहा, उसको रिमूव कर दीजिए, रिमूव करने का भी सुझाव दे सकता है। अगर मंत्री स्वयं से रिजाइन नहीं करते हैं तो पीएम राष्ट्रपति को सुझाव देगा, मैं आपको कह रहा हूं इनको रिजाइन मरवाइए या इनको आप क्या कीजिए, रिमूव कीजिए। पीएम राष्ट्रपति को एक मंत्री या संपूर्ण मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करने का सुझाव दे सकते हैं। पीएम के पास इतना पावर है, पीएम के पास, कि मान लीजिए 100 व्यक्ति में से 20 आदमी को पीएम ने क्या चुना, पीएम ने क्या चुना, मंत्री चुना। 100 था सांसद, इस 100 सांसद में से 20 व्यक्ति को पीएम ने क्या किया, मंत्री चुन लिया। अब पीएम के पास क्या पावर है, इस 20 में से किसी एक मंत्री को बोलेगा कि तुम रिजाइन करो, ऐसा भी हो सकता है। या पीएम के पास इतना भी पावर है कि 20 का 20 को ख़त्म कर देगा। यानी कि पीएम कहता है कि अगर मैं सृजन करता हूँ तो मैं विनाश करता भी हूँ। यानी कि 100 व्यक्ति में से अगर मैं 20 व्यक्तियों का सृजन कर सकता हूँ, 20 व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त कर सकता हूँ, तो विनाश करने की शक्ति भी मुझ में है। तो पीएम क्या कहेगा, 20 व्यक्तियों का विनाश कर दो, ख़त्म कर दो, तुरंत हटा दिया जाएगा इसको। आगे बात करते हैं, मंत्रिपरिषद की किसी भी मीटिंग को चेयर कौन करेगा, हेड कौन करेगा, प्रधानमंत्री। कोई भी मंत्रिपरिषद की मीटिंग हो उसको लीड कौन करेगा, उसको चेयर कौन करेगा, प्रधानमंत्री करेगा। आर्टिकल 78 क्या बोलता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच कम्युनिकेशन का एक चैनल है। यानी कि राष्ट्रपति और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्रिपरिषद के बीच एक चेन यानी कि कड़ी का काम करती है। यानी कि समझ लीजिए, यहाँ है आपका मंत्रिपरिषद, थोड़ी यहाँ तो समझते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और यहाँ है प्रेसिडेंट। इसके बीच में एक कड़ी है, ये कड़ी है पीएम। यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कुछ भी प्रेसिडेंट को बताएगा या प्रेसिडेंट को कोई चीज़ पूछना है तो वो बीच में अपने कड़ी के थ्रू होकर जाएगा, पीएम के थ्रू होकर जाएगा। आगे बात करते हैं, यदि प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को त्यागपत्र देना पड़ता है। प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाने पर संपूर्ण मंत्रिपरिषद स्वतः विघटित हो जाएगी। अगर पीएम मर गया ना, अपने आप जितना भी मिनिस्टर है, जैसे 100 में से 20 आदमी को वो बनाया था मंत्री, तो ये 20 का 20 मंत्री खत्म हो जाएगा। वहीं पर फिर से मंत्री नियुक्त करना पड़ेगा, फिर से पीएम में नियुक्त करना पड़ेगा, क्योंकि पीएम ही नहीं है आपका, जो लीडर ही नहीं है, सृजन करता ही नहीं है, तो फिर जो चीज़ वो सृजित किया वो होगा कहाँ से। ठीक है, मान लीजिए कि मैंने क्या किया, एक चैरिटी खोली, मान लीजिए एक चैरिटी खोली। इस चैरिटी में मैं क्या कर रहा हूँ, 100 आदमी को खाना खिला रहा हूँ, 100 व्यक्ति को खाना खिला रहा हूँ। अब मैं ही ना रहूँ तो इस 100 व्यक्ति को खाना खिलाएगा कौन, ये अपने आप बेघर हो जाएंगे। वही चीज़ यहाँ पर कहता है कि अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए या प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे दे तो अपने आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो मंत्रिपरिषद है वो उसको भी त्यागपत्र देना पड़ेगा या वह स्वतः विघटित भी हो जाएगा मृत्यु होने के कंडीशन में। पीएम मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता, बताए थे, चेयर करेगा, जितना भी मीटिंग होगा उसको चेयर करेगा। पीएम सभी विभागों के बीच जानकारी प्राप्त करता है तथा विभागों के बीच मतभेद को सुलझाता है। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा काम है जो गृह विभाग और रक्षा विभाग के बीच में डिस्प्यूट पैदा कर रहा है, मतभेद पैदा कर रहा है। पीएम क्या बोलेगा, गृह विभाग चुप हो जाओ, रक्षा विभाग चुप हो जाओ। क्यों दोनों को चुप होने के लिए बोलेगा, क्योंकि पीएम बोलेगा कि भाई तुम लोग का सृजनकर्ता हम ही हैं। ये क्या है, सृजनकर्ता।
इन लोगों ने ही तो ये विभाग बनाया है और इस विभाग के मंत्रियों को बनाया है। तो पीएम बोलेगा तुम शांत रहो, मैं इस मामले को सुलझाता हूँ। तो अगर दो विभाग के बीच में या दो मंत्रालय के बीच में कोई भी मतभेद होता है, उसको सुलझाने का काम कौन करता है? पीएम करता है। ठीक है। अगला, राष्ट्र की नीतियों का निर्धारण, चाहे वो आंतरिक नीति हो चाहे वो बाह्य नीति हो, दोनों में से कोई भी नीति का निर्धारण हो, वो काम पॉलिसी मेकर इसलिए बोलते हैं। यानी कि पीएम जो है वो एक पॉलिसी मेकर है, वो नीति का निर्धारण करती है। और चूंकि ये नीतियों का निर्धारण करती है, इसलिए हम लोग कभी कभी क्या बोलते हैं कि जो हमारा पीएम है, हम लोग कहते हैं कि ये उसी की सरकार है, उसी की सरकार कहलाती है। जैसे मोदी सरकार, अभी जो हमारी सरकार है, हम लोग ये बोलते हैं बीजेपी सरकार, मोदी सरकार, कभी कभी नाम से भी ले, क्योंकि पीएम इतना पावरफुल है कि उसको हम लोग कह देते हैं कि ये उसी की सरकार है। जो भी काम करवा रहा है, मंत्री उसी के हैं, सभी चीज़ उसी का, काम उसी का है, जो वो बोलेगा वही काम होगा। यानी कि इतना पावरफुल पोस्ट है कि वो पॉलिसी निर्धारित करता है देश में, इसीलिए हम लोग उसी की सरकार कह देते हैं। जैसे मोदी सरकार, इंदिरा सरकार, नेहरू सरकार, तो बोलता है ना, गुस्सा गुस्सा में बोल देता है कि नेहरू सरकार ने क्या किया, मोदी सरकार ने अभी पिछले 2014 से अभी तक क्या किया, पिछले 10 सालों में। ये सीधा आप उस सरकार पर नाम उठाते हैं जो सरकार नीतियाँ बना रही है। चूँकि पीएम नीति बनाती है, इसलिए उस पीएम को हम लोग कह देते हैं कि ये उसी की सरकार है। तो ये तो था हमारा मंत्रिपरिषद के संबंध में प्रधानमंत्री की शक्तियाँ। अब आते हैं राष्ट्रपति के संबंध में। राष्ट्रपति के संबंध में देख लेते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच कम्युनिकेशन का एक चैनल है। बताए थे, यह राष्ट्रपति और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्रिपरिषद के बीच चेन यानी कि कड़ी का काम करती है। और ये बोलता है आर्टिकल 78 मंत्रिपरिषद के विचार या निर्णय राष्ट्रपति को बताता है। मंत्रिपरिषद कोई भी निर्णय लेगा, कुछ भी निर्णय ले, डिसीजन ले, वो डिसीजन राष्ट्रपति को बताने का काम कौन करेगा? पीएम। क्यों? क्योंकि पीएम ही तो कड़ी है, वो एक चेन है, कड़ी है राष्ट्रपति और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में। प्रधानमंत्री निम्न व्यक्तियों को अपॉइंट भी करता है, नियुक्त करता है। कौन कौन? देखिए, प्रधानमंत्री नियुक्त करता है अटॉर्नी जनरल, ठीक है, महान्यायवादी। लेकिन प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं करता है, याद रखिएगा, ये सुझाव देता है। इन सब का नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन इसको सुझाव कौन देगा? प्रधानमंत्री देगा। यानी कि इन सब की नियुक्ति, ये जो जितना भी 5 चीज़ मैं बता रहा हूँ, इसकी नियुक्ति कौन करेंगे? ये राष्ट्रपति करेंगे। लेकिन इनकी नियुक्ति करने में हेल्प कौन करेगा? सुझाव कौन देगा? प्रधानमंत्री। यानी कि प्रधानमंत्री जिसका नाम लिख के देंगे, राष्ट्रपति उसी पर साइन करेंगे। और वो कौन है? अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य। इसके अलावा राज्यपाल, लोकपाल, राजदूत, इन सब में प्रधानमंत्री जो है वो मदद करता है राष्ट्रपति को चुनने में। तो आप सभी के नाम आप इसको याद रख लीजिएगा। आगे बात करते हैं। अब संसद के संबंध में कुछ पावर देख लेते हैं। संसद का सत्र शुरू करने, सत्रावसान करने में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। कोई भी सत्र शुरू करना है या सत्रावसान यानी कि सत्र को ख़त्म करना है, उसमें प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कि भाई आप ये कीजिए, सत्र को स्टार्ट कीजिए, सत्रावसान कीजिए। लोकसभा को विघटित करने की सलाह भी पीएम राष्ट्रपति को देते हैं। अगर लोकसभा को विघटित करना है, डिसॉल्व करना है, उसका भी सलाह कौन देंगे? एडवाइस कौन देंगे? पीएम देंगे। एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जानकारियाँ, ठीक है, प्रशासन से संबंधित जानकारी या सरकारी नीतियों की जानकारी, पॉलिसी की जानकारी प्रधानमंत्री क्या करता है? समय समय पर राष्ट्रपति को देता है। तो ये भी काम प्रधानमंत्री का है। कुछ अन्य शक्तियों का देख लेते हैं। प्रधानमंत्री सेवाओं का राजनयिक प्रमुख होता है यानी कि पॉलिटिकल हेड ऑफ सर्विसेज, और सेनाओं का राजनयिक प्रमुख होता है पॉलिटिकल हेड ऑफ फोर्सेस। अब समझिएगा, हम लोग पढ़े थे कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति जो होता है वो हेड होता है, वो कुछ भी कर सकता है। उसका उस तीनों का चीफ यानी कि एयरफोर्स, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, इन तीनों का जो हेड होता है उसका नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन जो वास्तविक प्रधान होता है वो होता है प्रधानमंत्री। सेनाओं का राजनयिक प्रमुख, कैसे सेना का यूज करना है, कहाँ पे किसको डिप्लॉय करना है, कहाँ पर किस व्यक्ति का ट्रांसफ़र पोस्टिंग क्या करना है, ये करना सब प्रधानमंत्री के हाथ में होता है। सेना को कैसे यूज़ करना है, अगर मान लीजिए नेपाल में युद्ध हो रहा है तो नेपाल के बॉर्डर पे हम लोग किसका यूज़ करेंगे? अगर इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है वहाँ पे हम लोग बीएसएफ का यूज़ करेंगे। नेपाल बॉर्डर पे हम लोग एसएसबी का यूज़ करेंगे।
नॉर्थ ईस्ट में हम लोग असम राइफल्स का यूज़ करेंगे, और जो हमारे तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड का यूज़ करेंगे। ये सारा चीज़ कौन डिसाइड करता है? ये हमारा प्रधानमंत्री डिसाइड करता है। सेनाओं का राजनयिक प्रमुख है, वो पॉलिटिकल हेड ऑफ फोर्सेज है। सेवाओं का राजनयिक प्रमुख पॉलिटिकल हेड ऑफ सर्विसेज, ठीक है। सेवाओं और सेनाओं, समझिएगा, ये सेवाओं का भी पॉलिटिकल हेड है और सेनाओं का भी पॉलिटिकल हेड है, दोनों है। आगे, प्रधानमंत्री निम्न आयोग या परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है, यानी कि एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होता है। ये एक्स ऑफिसियो चेयरमैन का मतलब क्या हुआ? यानी कि जो भी हमारा पीएम होगा वही इसका हेड होगा। यानी कि अगर हम लोग क्या बोलेंगे कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, हम लोग क्या बोलेंगे? नरेंद्र मोदी। गलत। जो भी हमारे देश का पीएम होगा, अगर नरेंद्र मोदी अभी चेंज हो जाएंगे तो जो भी नया प्रधानमंत्री बनेगा वो इसका अध्यक्ष हो जाएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं एक्स ऑफिसियो चेयरमैन, यानी कि जो भी उस समय उस पोस्ट पर होगा वही हमारा उसका अध्यक्ष होगा। जैसे राज्यसभा का सभापति कौन होता है? एक्स ऑफिसियो चेयरमैन बोलते हैं इसको। तो वो कौन है? सभापति कौन होता है? वो होते हैं हमारे उपराष्ट्रपति। जो भी उपराष्ट्रपति होगा वही इसका हेड होगा। तो यही अंतर है, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन कहते ही उसी को है। तो नीति आयोग हो गया पहला। नीति में NITI का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति आयोग का फुल फॉर्म है। NDC यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। NIC नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल। NPC नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल। ISC इंटर स्टेट काउंसिल। NWRC नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल। NDM नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट। इन सब का हेड, इन सब का पदेन अध्यक्ष हमारा प्रधानमंत्री होता है। आगे बात करते हैं। प्रधानमंत्री केंद्र का प्रमुख प्रवक्ता है। जो हमारा सेंटर है, जो हमारा क्या बोलते हैं, केंद्र है, उसका सबसे बड़ा प्रवक्ता कौन है? प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री की प्रमुख भूमिका को देखते हुए भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति के समकक्ष है। यानी कि जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति के पास पावर है वैसा ही भारत के प्रधानमंत्री के पास पावर है। आर्टिकल 74 क्या बोलता है? राष्ट्रपति की सलाह एवं सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगी और यह सलाह न्यायालय की समीक्षा के अधीन नहीं है। यानी कि देखिए, मंत्रिपरिषद जो है वो हेल्प करेंगे राष्ट्रपति को, लेकिन किसके थ्रू? मंत्रिपरिषद बताएंगे पीएम को और पीएम बताएंगे राष्ट्रपति को। यानी कि कहीं ना कहीं राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में एक कड़ी का काम करते हैं कौन? पीएम। लेकिन याद रखिएगा, जो भी ये मंत्रिपरिषद इसको सलाह दें, गलत भी सलाह क्यों ना दें, उसको कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। मंत्रिपरिषद कैसा भी गलत से गलत सलाह दे राष्ट्रपति को, या कैसा प्रस्ताव राष्ट्रपति को दे, इसको कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है, क्योंकि वो लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद ही प्रेसिडेंट के पास जाता है, राष्ट्रपति के पास जाता है। इसीलिए यह सलाह न्यायालय में समीक्षा के अधीन नहीं है। आर्टिकल 75 का बात करें तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यह 75 का 1 बोलता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाएगी। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। यानी कि प्रेसिडेंट क्या करेगा? प्रेसिडेंट बेवकूफ़ नहीं, वो बहुत समझदार है, हमारे देश का प्रथम नागरिक है। इसको अगर 100 व्यक्तियों में से 20 व्यक्ति को मंत्री चुनना है तो ये क्या करेगा? पहले एक पीएम को चुन लेगा और यही पीएम उसको 20 व्यक्ति चुनने में हेल्प करेगा। यानी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति सबसे पहले कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। फिर यही प्रधानमंत्री के हेल्प से, प्रधानमंत्री की सलाह से वो क्या करेगा? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति के द्वारा। सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे और सभी मंत्री क्या? पीएम भी आपका यहाँ लिख दीजिए, पीएम भी, प्रधानमंत्री भी जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेंगे। ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्रिपरिषद। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्रिपरिषद, यहाँ देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। अगर आपसे पूछे कि मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति जिम्मेदार है, उत्तरदायी है, और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेवार है, तो इसका आंसर क्या होगा? देखिएगा, मंत्रिपरिषद जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो इंडिविजुअली यानी कि व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेवार है, और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेवार है। अब समझिए, यहाँ पर जो हमारा संसद होता है, संसद का 3 पार्ट है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ठीक है।
मंत्रिपरिषद की बात करें, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, अगर सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद जाता है, हटता है, तो वो लोकसभा के प्रति जिम्मेवार होगा, लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप से होगा तो वो राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेवार होगा। अब देखिए, एक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा था कि इस बार बीपीएससी में भी इससे क्वेश्चन पूछा हुआ, इस बार का बीपीएससी प्री में, तो ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है। केंद्रीय सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो ये होता है कैबिनेट सचिव। सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ये भी होता है कैबिनेट सचिव। ये क्वेश्चन को आप रट लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। कैबिनेट सचिव का एक पोस्ट होता है, ये कोई संवैधानिक पोस्ट नहीं है, इसका कोई भी आर्टिकल नहीं है, लेकिन इसको आपको याद रखना है। ये इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है, ये प्रधानमंत्री के एकदम सीधे अधीन होता है। कैबिनेट सचिव कैबिनेट सचिवालय के अंतर्गत होता है। कैबिनेट सचिवालय का बात करें तो सबसे पहले तो ये दो चीज़ याद रखिए। केंद्रीय सचिवालय जो होगा हमारा सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, एक तो हर राज्य में सचिवालय होता है और एक पूरे देश का सचिवालय। ये केंद्रीय सचिवालय पूरे देश का है। इसका जो प्रशासनिक प्रमुख होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, ये कैबिनेट सचिव होता है। भूल के भी पीएम आंसर मत मारिएगा, पीएम आंसर नहीं मारना है। और सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी हमारा कैबिनेट सचिव होता है। कैबिनेट सचिवालय एक होता है, देखिए यह सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है। इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है। कैबिनेट सचिवालय का हेड कौन हो गया? कैबिनेट सचिव। लेकिन ये काम करता है प्रधानमंत्री के अंतर्गत अंदर। यह सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रियों को सभी मंत्रालयों या विभागों की प्रमुख गतिविधियों की जानकारी मासिक सारांश के रूप में दी जाए। यानी कि इसका काम क्या है, देखिए इसका काम क्या है। मान लीजिए कि अभी चल रहा है अक्टूबर चल रहा है, ठीक है। ये हमारा 100 व्यक्ति में से 20 व्यक्ति को हमने मंत्री चुन लिया। अब ये 20 मंत्री क्या काम कर रहे हैं? 20 मंत्री को 20 विभाग मिलेगा या कुछ विभाग मिलेगा। उस विभाग में जो भी काम हो रहे हैं, ये काम राष्ट्रपति को सूचना देना और यही काम उपराष्ट्रपति को भी सूचना देना। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को इस काम की सूचना देना, ये किसका काम है? कैबिनेट सचिवालय। कैबिनेट सचिवालय। और ये कैबिनेट सचिवालय क्या डेली देंगे? नहीं, ये मंथली देंगे, महीना में एक बार मंथली सूचना देते हैं। एक महीना में क्या काम हुआ वो सूचना दे देते हैं, ठीक है। मासिक सारांश के माध्यम से दी जाएगी। यह निम्न 2 नियमों का पालन सुनिश्चित करके सरकार के मंत्रालयों या विभागों के कार्य में सुचारू रूप से संचालन को सुगम बनाता है। ये जो कैबिनेट सचिवालय है, इसमें मेनली 2 काम बहुत ज़्यादा है, 2 नियम है, उसको ज़्यादा ताक पर रखा जाता है। नियम को बेस मानकर काम किया जाता है। पहला तो है भारत सरकार नियम, ये कार्य और संचालन नियम 1961, भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961। एक तो कार्य संचालन का नियम है, एक कार्य आवंटन का नियम है। इसी 2 नियम पर पूरा कैबिनेट सचिवालय काम कर रहा है। इसी नियम के थ्रू वो जितने भी मंत्रालय हैं भारत सरकार के, उस मंत्रालय के कार्य को बताएगा किसको? और एक तो राष्ट्रपति को सूचना देगा और दूसरा वो उपराष्ट्रपति को भी सूचना देगा। आगे बात करते हैं, भारत के प्रधानमंत्रियों की सूची देख लेते हैं कौन कौन है। भारत के प्रधानमंत्री की निम्न सूची है। पहला जवाहरलाल नेहरू 1947 से 64। दूसरा गुलजारीलाल नंदा, देखिए दूसरा नहीं है ये जवाहरलाल नेहरू जो है ये पहले प्रधानमंत्री तो हैं, लेकिन ये लगातार 64 तक रहे थे। यानी कि 47 से 52, 52 से 57, ठीक है, 1947 से 52, 52 से 57, 57 से 62, ठीक है, 62 से फिर 64 में डेथ हो गया था इनका। तो फर्स्ट एंड लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम कितना साल तक रहेगा? देखिए 57 और 7, लगभग 17 साल तक इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में पद संभाला। तो जब इनकी डेथ हो गई तो गुलजारीलाल नंदा ने इनका काम संभाला, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? पहला कार्यवाहक प्रधानमंत्री, फर्स्ट एक्टिंग पीएम। एक्टिंग पीएम का मतलब क्या हो गया? कार्यवाहक प्रधानमंत्री, यानी कि ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। इसके बाद बात करते हैं सेकेंड एक्टिंग पीएम। सेकेंड एक्टिंग पीएम भी यही थे, यानी कि दूसरे कार्यवाहक भी यही थे। पहले कार्यवाहक भी यही थे, दूसरे भी यही थे। आगे बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 66। देखिए 2 ही साल ये रह पाए, या लगभग 2.5 साल। और इंडो पाक भारत पाक युद्ध 1965 में जब हुआ था, उस समय हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ही थे। इंदिरा गांधी की बात करें तो ये 66 से 77। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, जब जवाहरलाल नेहरू मरे तो कौन बने थे पहले एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर? गुलजारीलाल नंदा। और जब लाल बहादुर शास्त्री बने तब भी एक्टिंग यही बने, याद रखिएगा। दोनों मरे थे, पहला और दूसरा प्रधानमंत्री मरे थे, दोनों के समय में
गुलजारी लाल नंदा ही कार्यवाहक, दूसरे एक्टिंग पीएम भी यही थे। आगे बात करते हैं। इंदिरा गांधी 1966 से 67 पहली महिला, फर्स्ट एंड ओनली वुमेन पीएम, एकमात्र महिला राष्ट्रपति, एकमात्र महिला प्रधानमंत्री और पहली महिला प्रधानमंत्री भी यही थी। इन्हें आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। लौह स्त्री, लौह महिला, लौह पुरुष तो जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है किनको? इनको जाना जाता है इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी जहां पर डेथ की थी उस स्थान को शक्ति स्थल कहा जाता है, शक्ति स्थल। इसी तरह ये क्वेश्चन पूछता है, शक्ति स्थल किसको बोलते हैं, विजय घाट किसको बोलते हैं, राजघाट किसको बोलते हैं। ठीक है, ये सब प्रश्न पूछता है एग्जाम में, आगे समझिएगा। अगला क्वेश्चन, मोरारजी देसाई 1977 से 79 2 साल पहला गैर कांग्रेसी पीएम। ये पहले गैर कांग्रेसी पीएम थे जो बने थे। फर्स्ट पीएम टू रिजाइन फ्रॉम ऑफिस। याद रखिए, ये मोरारजी देसाई ने रिजाइन दे दिया था अपने ऑफिस से। तो ये पहले ऐसे पीएम है जिन्होंने रिजाइन दे दिया था। और याद रखिए, जब पीएम रिजाइन देते हैं तो पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को रिजाइन देना पड़ता है। इंदिरा गांधी फिर से बनी 1980 से 84, याद रखिएगा, फिर से बनी थी। इसके बाद इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाती है और इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाने के बाद उनके पुत्र को प्रधानमंत्री बनने के लिए निमंत्रण दिया जाता है। राजीव गांधी 1984 से 89 में, 1984 से 89 में ये प्रधानमंत्री बनते हैं और ये भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बनते हैं। इनसे कम एज के कोई भी प्रधानमंत्री अभी तक नहीं बने थे। उसके बाद बनते हैं वीपी सिंह, यानी कि विश्वनाथ प्रसाद सिंह, 1989 से 90, ये भी लगभग 2 साल। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा इन्हें अपदस्थ कर दिया गया था। यानी कि क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जिन पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो वो लाया गया था विश्वनाथ प्रसाद सिंह पर और इन्हें पद से हटा दिया गया था, अपदस्थ कर दिया गया था। श्री चंद्रशेखर आते हैं 1990 से 91 में। फिर आते हैं पीवी नरसिम्हा राव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीवी नरसिम्हा राव 1991 से 96 में आते हैं। और इन्हीं के समय में भारत में एक बार महाबंदी आने की संभावना थी, क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी। लेकिन उस समय हमारे वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्होंने एलपीजी रिफॉर्म लाया था। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, ठीक है, निजीकरण और वैश्वीकरण। अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो 1996 में ये प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन ये मात्र 13 दिन बन पाते हैं उस समय वो फुल फ्लेज में नहीं आ पाते हैं। सबसे कम दिन के लिए पीएम यही बनते हैं, 13 दिन के लिए, मात्र 13 दिन के लिए। फिर एचडी देवगौड़ा आते हैं, एचडी देवगौड़ा 1996 से 97 में। और ये पहले पीएम ऐसे हैं जो साउथ इंडिया से आए थे, नहीं तो अभी तक इनके पहले कोई भी व्यक्ति साउथ इंडिया से पीएम नहीं बन पाए थे। आई.के. गुजराल का बात करते हैं 1997-98। देखिए, सब 1-2 साल ही रह पा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस डगमगा गई थी, कोई दूसरी पार्टी नहीं थी जो कांग्रेस को टक्कर दे सके। इसके बाद आती है अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से 2004। ठीक है, पहले और गैर कांग्रेसी पीएम थे जिन्होंने पूर्ण कार्यकाल पूर्ण किया, यानी कि पूरे के पूरे 5 साल इन्होंने पूरा किया। एकमात्र गैर कांग्रेसी थे पीएम। ठीक है, पहले गैर कांग्रेसी थे, बाद में तो नरेंद्र मोदी ने भी पूरा किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात करें तो 2005 से 14 ये पहले सिख पीएम थे। नरेंद्र मोदी की बात करें 2014 से लेकर अब तक यही प्रधानमंत्री हैं और ये आज़ादी के बाद जन्मे पहले पीएम हैं। याद रखिएगा, ऐसे पहले पीएम हैं जिनका जन्म आज़ादी के बाद हुआ था। अब ऐसा प्रधानमंत्री जो पहले सीएम रह चुका हो, इसकी बात करें तो याद रखिएगा, कुछ ऐसे प्रधानमंत्री जो पहले सीएम यानी कि मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इनका नाम है, पहला मोरारजी देसाई, बम्बई के सीएम थे। चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के, विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के, पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के, एचडी देवगौड़ा कर्नाटक के, नरेंद्र मोदी गुजरात के। कुछ ऐसे पीएम हैं जो राज्यसभा के सदस्य भी थे, जैसे इंदिरा गांधी, एचडी देवगौड़ा, आई.के. गुजराल, डॉक्टर मनमोहन सिंह। एक और हम आपको बताए थे, कहाँ गया, कहीं तो मैंने लिखा था, छोड़िए आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसके बारे में देखते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने पीएम के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्री परिषद। आर्टिकल 74 का 1 क्या बोलता है? आर्टिकल 74 का 1 बोलता है कि मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है तथा ये
राष्ट्रपति को सलाह देते हैं तथा मदद करते हैं। हम आपको बता चुके हैं कि जो भी सलाह देंगे मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को और इनका हेड प्रधानमंत्री होगा। तो मंत्रिपरिषद जो भी सलाह देंगे राष्ट्रपति को, वो सलाह को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा दिए गए सलाह की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। इसमें दो संविधान संशोधन था, 42वां और 44वां, उसको आप लोग देख लीजिएगा। 75 का 1 क्या बोलता है? ये बोलता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सहायता पर राष्ट्रपति। ये भी बता चुके हैं कि पहले पीएम को चुनेगा, फिर पीएम के हेल्प से सभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को चुनेगा। एक मंत्री यानी कि पीएम, एक मंत्री हो या पीएम हो, कोई भी हो, वो राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। यानी कि मंत्री भी हो सकता है कि वो राज्यसभा का सदस्य या लोकसभा दोनों में से किसी का भी सदस्य हो। या ऐसा हो सकता है कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को जो एमपी नहीं है मंत्री चुन सकता है। मंत्री वो ऐसा मेंबर को, जिस तरह प्रधानमंत्री वो किसी भी मेंबर को चुन सकता है, चाहे वो लोकसभा राज्यसभा का मेंबर ना हो, उसी प्रकार मंत्री भी वो किसी भी मेंबर को चुन सकता है। लेकिन एक शर्त है कि उसे 6 महीना के अंदर दोनों में से किसी सदन, चाहे तो लोकसभा या राज्यसभा, उसकी सदस्यता ग्रहण करनी होगी, वहाँ का पोस्ट जीतना होगा। किसी मंत्री की शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। जिस प्रकार पीएम की शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है, उसी प्रकार एक मंत्री की, एक मिनिस्टर की शपथ भी राष्ट्रपति के द्वारा ही दिलाई जाती है। स्ट्रेंथ की बात करें तो ये VVI, इसको VVI वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। राष्ट्रपति क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का स्ट्रेंथ क्या होता है? मूल संविधान जो था हमारा, मेन संविधान, उसमें मंत्रिपरिषद की स्ट्रेंथ का कोई भी जिक्र नहीं था, कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। लेकिन 91वां संविधान संशोधन 2003 में आया, उसमें क्या बोला कि द स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि मंत्रिपरिषद का जो स्ट्रेंथ है, जो सीमा है, कितने सदस्य होंगे उसमें, कितने मेंबर होंगे, तो पीएम को मिलाकर, पीएम को इंक्लूड करते हुए उसमें जितने भी लोकसभा का स्ट्रेंथ है उससे 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि लोकसभा का स्ट्रेंथ है 543, जो भी है अभी फ़िलहाल इतना ही है ना, इसका 15% आप लोग निकाल लीजिए, उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होना चाहिए। 91वां संविधान संशोधन ये बोलता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई मंत्री दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित हो जाता है तो यह मंत्री पद के लिए भी अयोग्य हो जाता है। यानी कि समझिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई मंत्री, अगर मान लीजिए कि मंत्रिपरिषद का कोई मंत्री ऐसा है कि दल बदल करता है, दल बदल करना मना है। कौन सा संविधान संशोधन? 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और ये 10th शेड्यूल 10वीं अनुसूची में लाया गया था 52वां संविधान संशोधन के द्वारा। ईयर बताइएगा इसका कब है, ईयर कब है बताइएगा। तो इसमें दल बदल को रोका गया, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया, और इसमें याद कीजिएगा कोई भी मंत्री दल बदल नहीं कर सकता है, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का अगर कोई मंत्री ऐसा है जो दल बदल के आधार पर उसको अयोग्य घोषित कर दिया गया है, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, तो याद रखिएगा वो मंत्री पद से भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, मंत्री पद के लिए अयोग्य हो जाता है। याद रखिएगा, मंत्री या पीएम दोनों के लिए है कि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं, यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाह रहा है। लेकिन मंत्री क्या है, पीएम क्या है, जब तक इसको बहुमत जब तक इसको बहुमत प्राप्त है तब तक इसको राष्ट्रपति नहीं हटा सकता है। मंत्री हो या पीएम हो, उसको राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, लेकिन किसकी? पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है। प्रधानमंत्री तथा मंत्रियों की सैलरी भत्ता ये संसद द्वारा तय होती है। संसद डिसाइड करती है कि उसकी सैलरी कितनी हो। इन्हें सैलरी तथा अलावेंसेस एक सांसद की तरह मिलती है। किसको? पीएम को, प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री को जो भी सैलरी मिलेगा या जो भी अलावेंस मिलेगा वो एक सांसद की तरह मिलेगा, और वही मंत्री के लिए भी वही है। मंत्री को जो सैलरी मिलेगा वो जितना एमपी को मिलता है उतना ही मिलेगा। एक मंत्री का बात करें तो ये व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होता है, और मंत्रिपरिषद की बात करें, पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करें, वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। हम इसको बहुत बार बता चुके हैं। आगे ये जो मंत्रिपरिषद होता है या मंत्री होता है, वो लोग वर्क टुगेदर एज ए टीम, एक टीम की तरह काम करता है। एंड स्विम एंड सिंक टुगेदर, यानी कि तैरेगा भी एक साथ और डूबेगा भी एक साथ। यानी कि अगर पीएम रिजाइन देगा, पीएम अगर रिजाइन देगा तो सबको रिजाइन देना पड़ेगा, और अगर नया पीएम बनता है तो सभी आदमी को नियुक्त कर लेगा। यानी कि सृजनकर्ता भी पीएम है और विनाशकर्ता भी पीएम है। यानी कि स्विम भी करेगा वो मंत्री सब एक साथ, और सिंक भी करेगा, डूबेगा भी एक साथ। मतलब पूरा का पूरा मंत्रिपरिषद एक साथ वो लोकसभा के प्रति जिम्मेवार है। जब लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सरकार ही गिर जाती है। जब प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए
मान लीजिए प्रधानमंत्री मर जाए तो भी, या त्यागपत्र देना पड़े, तो दोनों कंडीशन में संपूर्ण मंत्रिपरिषद स्वतः विघटित हो जाती है। अब आते हैं आर्टिकल 77। भारत सरकार द्वारा सभी कार्यवाहियों का संचालन राष्ट्रपति के नाम पर की जाती है। आर्टिकल 77 बोलता है कि जो भी भारत सरकार का काम किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी, उसका संचालन राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी। आदेश या दस्तावेज वैध है या नहीं, प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। कोई भी आदेश या दस्तावेज है वो वैध है कि नहीं, उस पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। क्यों? आप ये, जैसे बहुत कोई क्या बोलेगा कि काम कर रहा है पीएम, साइन करवा रहा है प्रेसिडेंट से, तो अगर मान लीजिए वैधता नहीं होता है तो क्या प्रेसिडेंट पर आरोप लगा देंगे कि प्रेसिडेंट का साइन है, या पीएम पर आरोप लगा देंगे? नहीं, उसकी वैधता पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। मंत्रियों के कार्यों व कार्य आवंटन हेतु नियम जो है वो राष्ट्रपति बनाएगा। कौन बनाएगा? राष्ट्रपति। लेकिन पीएम से सलाह लेगा। आर्टिकल 88 क्या बोलता है? मंत्रियों के अधिकार के बारे में बोलता है। प्रत्येक मंत्री को निम्न कार्यवाहियों में बोलने तथा भाग लेने का अधिकार है। जैसे कोई भी मंत्री है उसको दोनों सदन की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, संयुक्त अधिवेशन में भाग लेने का अधिकार है, वह संसदीय समितियां जिनके वे सदस्य हैं उनमें भी भाग लेने का अधिकार है। लेकिन याद रखिएगा, मंत्री को भाग लेने का अधिकार तो है लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। ये आर्टिकल 88 बोलता है। और समझिएगा, मंत्रियों को वोट देने का अधिकार केवल उस सदन में होगा जिसका वह सदस्य है, केवल उसी सदन में होगा, और दूसरे सदन में मतलब उसको वोट देने का अधिकार नहीं होगा। मंत्रिपरिषद के निर्णय की बात करें तो मंत्रिपरिषद का निर्णय मंत्रियों पर बाध्यकारी है। जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसीजन करेगा वो एक मंत्री को मांगना पड़ेगा, क्योंकि ये ग्रुप है और ये एक अकेला है, तो ग्रुप में जो भी डिसीजन होगा वो इंडिविजुअल को मानना होगा। यदि कोई मंत्री इस निर्णय से सहमत नहीं है तो भाई आप अपना इस्तीफा दे सकते हैं, आप जाइए दूसरा आदमी को चुनेंगे। जैसे एग्जाम्पल बात करते हैं, 1953 में द हिंदू कोड बिल आया था, हिंदू कोड बिल 1953 में। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ये चीज़ पसंद नहीं था, ये चीज़ उनको मतलब मान्य नहीं था, तो उन्होंने क्या किया? इस्तीफा दे दिया। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन आया था फजल अली आयोग की सिफारिश पर, तो ये चीज़ सी.डी. देशमुख को पसंद नहीं था, तो सी.डी. देशमुख ने इस्तीफा दे दिया। 1986 में मुस्लिम महिला अधिनियम आया था, आरिफ मोहम्मद को ये चीज़ पसंद नहीं था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यानी कि कोई भी मंत्री इस निर्णय से अगर सहमत नहीं है, मंत्रिपरिषद कोई डिसीजन लेता है और वो कोई मंत्री को पसंद नहीं आता है, तो मंत्री क्या बोलेगा कि हम आपके डिसीजन को नहीं मानते हैं, तो मंत्री का बात नहीं मानाएगा, या मंत्रिपरिषद का बात माना जाएगा। तो मंत्री क्या करे, भाई आपको पसंद नहीं तो आप जाइए इस्तीफा देकर रिजाइन मार के चले जाइए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में एक चीज़ समझ लीजिए कि राष्ट्रपति को जितनी बार चाहे उतनी बार बन सकता है, यानी कि अगर राष्ट्रपति को 10 बार बनने का मन 10 बार बन सकता है। उपराष्ट्रपति कितनी बार बनेगा ये संविधान नहीं कहा, संविधान इस पर मौन है। तो मौन है तो भाई जो राष्ट्रपति बोलेगा वही होगा। जहाँ जहाँ संविधान मौन है, चुप है, वहाँ पर राष्ट्रपति की विवेकी शक्ति काम करती है, राष्ट्रपति जो चाहेगा वो होगा। ऐसे उपराष्ट्रपति भी जितनी बार चाहे उतनी बार बन सकता है, लेकिन जनरली नहीं बनता है। प्रधानमंत्री जितनी बार चाहे उतनी बार बन सकता है, यानी कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बारे में यह कहा गया कि वो जितनी बार चाहे उतनी बार बन सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति की बात करें तो यहाँ पर संविधान मौन है कि वो कितनी बार बनेगा। आगे बात करते हैं। आर्टिकल 74 बोलता है, आर्टिकल 74 के अनुसार प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है, हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। राष्ट्रपति केवल उसी व्यक्ति को मिनिस्टर अपॉइंट करता है जिसका सुझाव प्रधानमंत्री द्वारा दिया, ये तो पहले बता चुके हैं। और पीएम जो है वो पोर्टफोलियो अलॉट करता है कि मंत्रालय कि किसको गृह विभाग दे, किसको रक्षा विभाग दे, और वो रीसफल भी कर सकता है कि 2 आदमी का जो मंत्रालय दिया हुआ है, 2 मंत्री को, उसका मंत्रालय एक्सचेंज कर सकता है, चेंज कर सकता है। पीएम किसी मंत्री को रिजाइन करने के लिए फोर्स कर सकता है, या पीएम पूरे के पूरे मंत्रिपरिषद को रिजाइन करने के लिए, है ना, पूरे संपूर्ण मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करने का सुझाव भी प्रेसिडेंट को दे सकता है। पीएम राष्ट्रपति को किसी मंत्री को रिमूव करने का भी आदेश है, यानी कि पीएम अगर चाहे तो किसी मंत्री को बोलेगा कि मंत्री तुम रिजाइन करो। मंत्री अपनी स्वेच्छा से भी रिजाइन कर सकते हैं, या पीएम प्रेसिडेंट को बोलेगा कि इसको रिजाइन करवा दीजिए, मंत्री को रिमूव कर दीजिए, दूसरा मंत्री चुनेंगे। या पीएम क्या कर सकता है, पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ही बोलेगा ख़त्म करो, क्योंकि मैं सृजन करता हूँ तो मैं ही विनाश करूँगा। अगला है मंत्रिपरिषद की किसी भी मीटिंग को चेयर कौन करता है, प्रधान, बता चुके हैं। आर्टिकल 78 क्या होता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच कम्युनिकेशन काम करता है, यानी कि एक चेन का काम करता है, बता चुके हैं। अब देखिए मंत्रिपरिषद की संरचना क्या होती है। मंत्रिपरिषद में आपको एक तो सबसे पहले प्रधानमंत्री होगा जो इसका अध्यक्ष होगा, हेड होगा। मंत्रिपरिषद की संरचना बता रहे हैं, इसका हेड होगा प्रधानमंत्री,
फिर होगा इसमें एक उप प्रधानमंत्री, फिर होगा इसमें एक कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, फिर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाला, एक स्वतंत्र प्रभार वाला, और एक उप मंत्री। समझिएगा सब में अंतर क्या है। सबसे पहले समझते हैं, प्रधानमंत्री तो हो ही गया, बता ही चुके हैं। उप प्रधानमंत्री किसी राज्य में होता है, किसी राज्य में नहीं होता है, तो कहीं कहीं हो सकता है, कहीं कहीं नहीं भी हो सकता। बिहार में है, बिहार में ये उप प्रधानमंत्री। उसी तरह उप मुख्य राज्य में क्या होता है, उप मुख्यमंत्री। ठीक है, तो भारत में अभी उप प्रधानमंत्री का पोस्ट नहीं है। जिस समय पहला बार बना था उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे पहले उप प्रधानमंत्री थे। अगला देखिए, कैबिनेट मंत्री का बात करें तो कैबिनेट मंत्री उसको मिलता है जिनके पास प्रमुख मंत्रालय हो, जैसे रक्षा, गृह, विदेश, वित्त, ये बड़ा बड़ा मंत्रालय है। ठीक है, ये इन्हें मैग्नेट ऑफ पॉलिसी भी कहा जाता है। कैबिनेट मंत्री को मैग्नेट ऑफ पॉलिसी भी कहा जाता है, क्योंकि यही लोग बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं, बड़े बड़े पॉलिसी नीति रचते हैं, इसीलिए इनको मैग्नेट ऑफ पॉलिसी भी कहा जाता है। ये कैबिनेट के सदस्य होते हैं तथा मीटिंग्स अटेंड करते हैं तथा पॉलिसी डिसाइड करने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। यानी कि कोई भी देश में नीति लागू करना हो तो सबसे बड़ा काम होता है कैबिनेट मंत्री का। उसके बाद बात करें राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाला। इसमें क्या होता है, ये या तो किसी कैबिनेट मंत्री से अटैच्ड होते हैं या स्वतंत्र प्रभार में होते हैं। अगर ये राज्य मंत्री है तो हो सकता है कैबिनेट से अटैच हो, या इनको इंडिपेंडेंट चार्ज भी दिया जा सकता है। कैबिनेट के सहयोगी के रूप में काम करते हैं। यानी कि अगर रक्षा मंत्री है तो रक्षा मंत्री का अगर राज्य मंत्री बनाया जाएगा तो ये रक्षा मंत्री का हेल्प करेगा। तो यानी कि इसको कैबिनेट का सहयोग करने के लिए, हेल्प करने के लिए बनाया जाता है। और अगर स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है तो उस पर भी काम करते हैं। ये कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं तथा ये कैबिनेट की मीटिंग्स अटेंड नहीं करते हैं जब तक कि इनके मिनिस्ट्री के रिगार्डिंग इनको इन्वाइट न किया जाए। यानी कि समझिए, अगर इस राज्य मंत्री का बात करें तो राज्य मंत्री कैबिनेट का मेंबर है कि नहीं है, नहीं है। ये कैबिनेट का मेंबर नहीं है, लेकिन कैबिनेट का हेल्प करता है। और चूंकि ये कैबिनेट का मेंबर नहीं है तो ये मीटिंग अटेंड नहीं करेगा, लेकिन कभी कभी इनको मीटिंग में बुलाया जाता है। जब जब इनको इन्वाइट किया जाएगा तब तब ये आएंगे, लेकिन जब तक इन्वाइट नहीं किया जाएगा तब तक नहीं जाएंगे। उप मंत्री का बात करें तो इन्हें स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता है। जैसे राज्य मंत्री को स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है, उप मंत्री को स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता है। ये कैबिनेट मंत्री या स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री की सहायता करने हेतु उनसे अटैच रहता है। यानी कि इसके पास दोनों काम है। ये उप मंत्री या तो कैबिनेट मंत्री को हेल्प करेगा, या तो ये इस दोनों में से राज्य मंत्री को हेल्प करेगा। किसी को भी हेल्प कर सकता है। तो उप मंत्री है, उप मंत्री किसी को भी हेल्प कर सकता है, ये इसके पास ये पावर है। लेकिन ये ना तो कैबिनेट का मेंबर है, ना ही राज्य मंत्री का मेंबर है, किसी का मेंबर नहीं है। यानी कि ये तो फिक्स है कि मीटिंग अटेंड करेगा ही नहीं करे। ये कैबिनेट के सदस्य नहीं होते, इसलिए इन्हें मीटिंग अटेंड नहीं करते हैं। यानी कि कैबिनेट मंत्री ये मीटिंग को अटेंड करेगा, हर सप्ताह या हर मंथली इसका मीटिंग होता है। जबकि ये क्या है, मीटिंग अटेंड नहीं करेगा। कब तक, जब तक इसको इन्वाइट नहीं किया जाए। उप मंत्री मीटिंग अटेंड करेगा ही नहीं। आगे बात करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद और कैबिनेट मंत्रिमंडल में क्या अंतर है। देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट में क्या अंतर है, इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ देखिए, ये है बड़ा वाला फोटो, ये है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मान लीजिए 100 मंत्री, इस 100 मंत्री में से हम लोग क्या किए, 20 मंत्री चुने। ये 20 मंत्री हमारे कैबिनेट होते हैं। क्या होते हैं, कैबिनेट होते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री एक बड़ा पोस्ट है और कैबिनेट उससे छोटा है। यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ग्रुप है बड़े लोगों, ज़्यादा लोगों का, और ये कैबिनेट जो है वो ग्रुप है छोटे लोगों का। यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंतर्गत ही कैबिनेट आता है। अब इसको समझाते हैं। यहाँ पर देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्रिपरिषद और कैबिनेट को मंत्रिमंडल बोलते हैं। बहुत लोग मंत्रिपरिषद को ही मंत्रिमंडल समझ लेते हैं। मंत्रिमंडल का मतलब होता है कैबिनेट। मंत्रिपरिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यह एक विस्तृत निकाय है, वाइडर बॉडी है, जिसमें 60 से 70 मंत्री होंगे। याद रखिएगा, 60 से 70 मंत्री होंगे। जबकि कैबिनेट की बात करें, ये एक लघु निकाय है, स्मॉलर बॉडी है, इसमें 15 से 20 मंत्री होते हैं। ठीक है, आगे इसमें सभी 3 श्रेणी होती है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। यानी कि इसमें तीनों हो सकता है। कौन कौन, एक तो राज्य मंत्री, उप मंत्री और कैबिनेट मंत्री, तीनों हो सकता है। लेकिन इसमें केवल कैबिनेट मंत्री होगा, इसमें केवल कैबिनेट मंत्री होगा और कोई नहीं होगा। अतः मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का ही एक भाग है। यानी कि इसको हम लोग ये कर सकते हैं अंडरलाइन, यानी कि मंत्रिमंडल जो है वो मंत्रिपरिषद का एक भाग है। ये बहुत ज़रूरी है। आगे अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें कोई सामूहिक कार्य नहीं होता है तथा एक साथ बैठक भी नहीं होता है। इसमें देखिए, इसमें कोई सामूहिक कार्य नहीं होगा, लेकिन कैबिनेट मंत्री जब भी होगा वीकली अपना मीटिंग अटेंड करता है। इसमें सामूहिक कार्य होता है, सबका मिला जुला काम होता है। यानी कि
इसमें इसका सामूहिक कार्य होता है तथा सप्ताह में एक बार सामान्यतः सरकार के महत्वपूर्ण कार्यों पर निर्णय लेने के लिए बैठक आयोजित होती है। कैबिनेट जो है महत्वपूर्ण पॉलिसी यही डिसाइड करता है, जो भी बड़े बड़े काम है ये कैबिनेट ही करता है, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बड़ा बड़ा काम नहीं करता है, ये इसी के अंतर्गत कैबिनेट है जो बड़ा बड़ा काम करता है। आगे, यह कैबिनेट यानी कि मंत्रिमंडल के निर्णय को लागू करने का काम करते हैं। जो भी कैबिनेट डिसीजन लेगी उसको लागू कौन करेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अगला, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कार्यों का निर्धारण कैबिनेट द्वारा किया जाता है। आर्टिकल 75 में मूल संविधान में जिक्र है किसका? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, मंत्रिपरिषद का जिक्र है, लेकिन कैबिनेट यानी कि मंत्रिमंडल का जिक्र नहीं है। जबकि कैबिनेट संवैधानिक निकाय नहीं है, मूल संविधान में इसका कोई भी जिक्र नहीं है। याद रखिएगा, मंत्रिपरिषद का हमारे संविधान में जिक्र है, जबकि मंत्रिमंडल का जिक्र नहीं है। अब कैबिनेट और मंत्रिमंडल के बारे में थोड़ा अच्छा समझ लेते हैं। 44वां संविधान संशोधन, यहाँ पे कहाँ, यहाँ 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा आर्टिकल 312 में अंतः स्थापित किया गया था। इस अनुच्छेद में कैबिनेट को केवल परिभाषित किया गया है। यहाँ पर 44वां संविधान संशोधन 1978 में आर्टिकल 352 में कैबिनेट को थोड़ा सा परिभाषित किया गया है, यानी कि मंत्रिमंडल को इसकी शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन नहीं किया गया है कि इसकी क्या शक्ति होगी, क्या कार्य होगा, उसको वर्णन नहीं किया गया है। इसमें कम मंत्री होंगे, 15 से 20 मंत्री कम होंगे, क्योंकि मंत्री परिषद बड़ा है, इससे बड़ा है। मंत्री परिषद में 70 के आसपास मंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन, केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। इसमें केवल और केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, यानी कि जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो संसद के सदस्य होते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ था, यानी कि याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो भी मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे वो संसद के सदस्य होंगे। नहीं भी होंगे, अगर उनको चुना गया है तो 6 महीने के अंदर उनको सदस्यता ग्रहण करनी होगी। आगे, एक निकाय के रूप में बैठक करते हैं, ठीक है, हम बताए थे वीकली बैठक करते हैं और सरकारी कार्यों से संबंधित निर्णय लेते हैं, पॉलिसी डिसाइड यही करते हैं। कैबिनेट अपने निर्णयों का मंत्रिपरिषद द्वारा कार्यान्वयन किए जाने का पर्यवेक्षण करता है। हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, उच्चतम निर्णय लेने वाली संस्था यही है, हमारी कैबिनेट है, मंत्रिमंडल है, इसलिए इसे मैग्नेट ऑफ पॉलिसी भी कहा जाता है। केंद्र सरकार की मुख्य नीति निर्धारक अंग है, केंद्रीय प्रशासन की सर्वोच्च कार्यकारिणी है। और देखिए क्या क्या इसका नाम है, चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि केंद्रीय प्रशासन की सर्वोच्च कार्यकारिणी। और यह राष्ट्रपति की सलाहकारी संस्था है, इसका परामर्श बाध्यकारी है। ये कैबिनेट जो भी परामर्श देगा इसका परामर्श मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। चीफ क्राइसिस मैनेजर, यानी कि डील्स विथ इमरजेंसी सिचुएशन, यह विदेशी नीतियाँ और विदेशी मामलों को देखती है। यह मुख्य विधायी और वित्तीय मामलों को निपटाती है। मतलब विदेशी मामला, वित्तीय मामला, ये बड़ा बड़ा मामला है ना, इसको निपटाने का काम हमारा कैबिनेट ही करती है। इट एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर हायर अपॉइंटमेंट्स, जो भी बड़ा बड़ा अपॉइंटमेंट होता है उस पर कंट्रोल रखता है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ एंड सीनियर सेक्रेटेरिएट एडमिनिस्ट्रेशन, सब पे कंट्रोल रखने का काम कौन करती है? हमारी कैबिनेट मंत्रिमंडल करती है। एक थे रैमजे म्योर। रैमजे म्योर क्या बोलते हैं? कैबिनेट को राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील बताया। ये रैमजे म्योर जो है ये बताया कैबिनेट को राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील बताया। लोबेल क्या बोलते हैं? कैबिनेट राजनीतिक वस्तु का आधार है। सर आइवर जेनिंग्स ने क्या बताया? कैबिनेट ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु है, यह ब्रिटिश सरकार को एकता प्रदान करता है। आगे बात करते हैं कुछ किचन कैबिनेट। इंदिरा गांधी की सरकार के समय में किचन कैबिनेट का टर्म आया था। देखिए किचन कैबिनेट वर्ड जो है ये ऐसा भी हो सकता है कि ये कैबिनेट का पार्ट हो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट हो, या कुछ बाहर के व्यक्ति भी हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि प्रधानमंत्री का भाई भी किचन कैबिनेट में शामिल हो, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो सरकार की मदद करता है वो संसद का सदस्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे यहाँ देखिए कैबिनेट जो है वो मंत्रिमंडल के सदस्य जो हैं, कैबिनेट यानी कि मंत्रिमंडल वो संसद का सदस्य होता है, किसी भी हाल में वो संसद का सदस्य होगा। लेकिन यही कैबिनेट की जगह किचन कैबिनेट का बात कर दें तो ज़रूरी नहीं है कि वो संसद का सदस्य हो। देखिए क्यों ऐसा? क्योंकि यह एक अनौपचारिक निकाय है, इसका कोई जिक्र नहीं संविधान में, जिसमें प्रधानमंत्री और 2-4 सहयोगी होते हैं जिन पर प्रधानमंत्री को विश्वास होता है। प्रधानमंत्री अपना गहरा से गहरा बात उसको जिक्र करते हैं तथा जिसके साथ वे प्रत्येक समस्या पर चर्चा करते हैं। कुछ भी समस्या, घरेलू चर्चा भी कभी कभी, घरेलू समस्या का भी वो जिक्र कभी कभी उनके सामने कर देते हैं, इतने वो करीबी होते हैं।
इसे इनर कैबिनेट या सत्ता का वास्तविक केंद्र भी कहा जाता है। इसमें न केवल कैबिनेट मंत्री बल्कि मित्र और परिवार के सदस्य जैसे बाहरी लोग भी शामिल होते हैं। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि इसमें बाहरी लोग शामिल हो, जरूरी नहीं कि वो सांसद ही हो। इसीलिए ये आंसर जो है, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, लेकिन ये मंत्रिमंडल की जगह किचन मंत्रिमंडल अगर बोल दे, किचन कैबिनेट बोल दे, तो जरूरी नहीं कि वो संसद के सदस्य हो, वो नहीं होता है। अब किचन कैबिनेट जैसी व्यवस्था यूएसए और ब्रिटेन में भी है। क्यों? क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जो हमारे पीएम होते हैं उनको विश्वास नहीं होता है अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे, तो कुछ निजी व्यक्ति भी रखनी पड़ती है जो जिन पर उनको ज़्यादा भरोसा होता है। कभी कभी देखिएगा आप कुछ चुनिंदा नामों को सुनेंगे कि पीएम का लेफ्ट हैंड या पीएम का राइट हैंड। जैसे अभी सुनेगा अमित शाह पीएम से जुड़े हुए हैं, राजनाथ सिंह पीएम से जुड़े हुए हैं, जो पीएम के इनके बिना काम चलेगा ही नहीं चलेगा, तो वो उनके किचन कैबिनेट में आ जाते हैं। इंदिरा गांधी सरकार के समय में ये भारत में किचन कैबिनेट शब्द थोड़ा ज़्यादा फेमस हुआ था। तो ये था हमारा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से रिलेटेड जितना भी टर्मिनोलॉजी है वो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।